हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। माई सेल्फ लोकुश मिश्रा। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आप लोगों को सोशल साइंस पढ़ाते हैं क्लास 10th का। और आज आप लोगों के लिए हम एक नया चैप्टर लेकर के आए हैं पॉलिटिकल साइंस का। हाँ, चैप्टर का नाम क्या है पॉलिटिकल साइंस में? चैप्टर का नाम है फेडरलिज्म। चैप्टर का नाम क्या है, ध्यान से समझिएगा। चैप्टर सेकेंड है यह पॉलिटिकल साइंस का। पहला चैप्टर पावर शेयरिंग, सेकेंड चैप्टर है फेडरलिज्म, जिसका आज जो है हम पहला लेक्चर लेकर के स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पहले लेक्चर में देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्या क्या है? गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। सबसे पहले तो फेडरलिज्म के बारे में समझिए कि है क्या फेडरलिज्म। ठीक है, इसको हिंदी अगर वर्ड करें, हिंदी में भी समझिए क्या कहते हैं। इसको कहते हैं संघवाद। क्या कहते हैं हिंदी में? संघवाद। ठीक है, फेडरलिज्म का हिंदी में मीनिंग संघवाद कहते हैं। ठीक है क्या? देखिए इसका, ठीक है, कह रहा है कि द वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर। क्या? द वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर एमंग डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट इज वन ऑफ द मेजर फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग इन मॉडर्न डेमोक्रेसी। इट इज मोस्ट कॉमनली रिगार्डेड एज फेडरलिज्म। ठीक है, फेडरलिज्म का डेफिनेशन ध्यान दीजिएगा। पहला चैप्टर आपने पढ़ा पावर शेयरिंग, तो पावर शेयरिंग में वहां पे दो तरह की पावर शेयरिंग के बारे में बताए थे, एक वर्टिकल डिवीजन, एक हॉरिजॉन्टल डिवीजन। एक क्या? वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर, और दूसरा बताए थे हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर। ठीक है, तो यह क्या है? फेडरलिज्म क्या है? फेडरलिज्म जो है वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर है। वर्टिकल डिवीजन कैसे होता है? देखिए, वर्टिकल लाइन यह होती है ना, मैथमेटिक्स में आप पढ़े, यह वर्टिकल लाइन है। और ठीक है, तो वर्टिकल लाइन में क्या है कि अगर यहां पे कुछ है, ठीक है, तो यह ऊपर होगा, यह उसके नीचे होगा, यह उसके और नीचे होगा। ठीक है, मतलब अगर यहाँ पे पावर शेयरिंग अगर है, पावर का शेयरिंग है, तो अगर वर्टिकल पावर शेयरिंग है तो यहां वाले को पावर अधिक होगा, उसके बाद इसके नीचे यह आता है, इसके पास पावर कम होगा, इसके पास क्या होगा? पावर और कम होगा। तो यह वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर है। हॉरिजॉन्टल क्या होता है? हॉरिजॉन्टल लाइन देखिए यह होता है, इसमें पूरा इक्वल है, मतलब अगर यहां पे, यहां पे, यहां पे, ठीक है, जैसा कि बताते हैं हॉरिजॉन्टल है, तो अब लेजिस्लेटिव है, एक्सिक्यूटिव है, जुडिशरी है, तीनों हॉरिजॉन्टल लाइन में है। मतलब किसी के पास पावर किसी एक से कम या अधिक नहीं है, यह हॉरिजॉन्टल डिवीजन है। सबके पास अपने अपने पावर हैं, अपने अपने राइट्स हैं, सबका ज्यूरिडिक्शन अलग अलग है, लेकिन किसी के पास यह कहें कि नहीं इसके पास अधिक है, इनके पास कम है, तो यहाँ पे क्या है? ऐसा नहीं है। बट यह जो हम लोग फेडरलिज्म पढ़ रहे हैं, इसमें वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर है, और किसमें? डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, डिफरेंट लेवल के गवर्नमेंट में। तो डिफरेंट लेवल की गवर्नमेंट क्या है? यहां पे देखिएगा, यह और यह। तो यह क्या है? जैसे इंडिया के अकॉर्डिंग हम लोग समझिएगा, जो पढ़ा रहे हैं वह किसके अकॉर्डिंग? इंडिया में जो पावर शेयरिंग है गवर्नमेंट को लेकर के उसका। और कैसा? वर्टिकल डिवीजन। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट या उसके बाद क्या? स्टेट गवर्नमेंट, और उसके बाद क्या? लोकल गवर्नमेंट। तो यहां पे पावर कम या अधिक है। कैसे है? जो अपर लेवल पे है क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट, इनके पास पावर अधिक है। स्टेट गवर्नमेंट, इनके पास पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग कम है, लेस है, इनके पास और कम है। ठीक है, सबके पास अपने अपने पावर हैं, अपना अपना ज्यूरिडिक्शन है, बट क्या है? अधिक है या कम है। हम यह नहीं कह सकते कि जो पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है वही पावर लोकल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के पास है, लेकिन कम या अधिक मात्रा में है। तो यही डिवीजन जो पावर का है मॉडर्न डेमोक्रेसी में, वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर का जो मॉडर्न डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट का जो डिफरेंट लेवल का डिवीजन है, उसी को कॉमनली तौर पे हम क्या कहते हैं? फेडरलिज्म कहते हैं। मतलब हिंदी में क्या कहते हैं? संघवाद कहते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई स्टूडेंट्स संघवाद के बारे में, कि हम लोग वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर पढ़ा रहे हैं डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट का, संघवाद में, फेडरलिज्म जिसका इंग्लिश वर्ड है। आगे बढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट इसका क्या है ना? कॉन्सेप्ट क्या है फेडरलिज्म का? पॉइंट पढ़िए। फेडरलिज्म इज ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट in which the power is divided between a central authority and various constituent unit of the country.
कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है फेडरलिज्म का? कॉन्सेप्ट क्या है कि फेडरलिज्म इज ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। फेडरलिज्म क्या है? गवर्नमेंट का एक सिस्टम है जिसमें पावर का डिवीजन होता है। जिसमें क्या होता है, जो गवर्नमेंट है उसके पावर का क्या होता है, डिवीजन होता है, डिवाइड किया जाता है। किनके किनके बीच? बिटवीन सेंट्रल अथॉरिटी, जो एक सेंट्रल अथॉरिटी होती है उनके बीच, और वेरियस कंस्टिट्यूएंट यूनिट ऑफ द कंट्री, बाकी जो यूनिट बचते हैं उनके बीच पावर का डिवीजन होता है। तो सेंट्रल अथॉरिटी इंडिया में क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट है। और बाकी जो करा है वेरियस कंस्टिट्यूएंट यूनिट ऑफ द कंट्री, तो इंडिया में बाकी क्या हो गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट में डिवाइड हुआ पावर, स्टेट गवर्नमेंट में पावर का डिवीजन हुआ, और लोकल गवर्नमेंट में पावर का डिवीजन हुआ। ठीक है, तो यह कॉन्सेप्ट है। ए फेडरलिज्म हैज टू लेवल ऑफ गवर्नमेंट। ध्यान दीजिएगा यहां पे एक चीज और, मैं आपको अभी बता रहा हूं कि यहां पे इंडिया के अकॉर्डिंग तो हमने 3 कह रहा हूं, बट फेडरलिज्म के लिए 2 होना ही मस्ट है। अगर 2 लेवल की गवर्नमेंट है दैट इज फेडरलिज्म। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट उसे कहिए या सेंट्रल गवर्नमेंट कहिए, और दूसरा यूनिट उसका क्या, स्टेट गवर्नमेंट हुआ। ठीक है, तो 2 यूनिट में अगर डिवाइड है, पावर का डिवीजन अगर 2 यूनिट में डिवाइड है इस तरह से, तो वह फेडरलिज्म है। कुछ कंट्रीज में फॉर एग्जांपल इंडिया में यह कितने पार्ट में डिवाइड है? सेंट्रल, स्टेट और लोकल, 3 में डिवाइड है। तो एक चीज यहां पे यह समझिएगा कि हम अभी जो चैप्टर स्टार्ट किए हैं यहां से जो आगे पढ़ाएंगे, हम 2 को लेकर के चलेंगे। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट में पावर के डिवीजन को लेकर के हम पढ़ेंगे, समझेंगे। ठीक है, रही बात लोकल गवर्नमेंट की, तो लोकल गवर्नमेंट का बिल्कुल लास्ट में उसके जो पावर है उसको कितना दिया गया है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, वह उसका जो काम करने का तरीका क्या है, या कैसे उसमें पावर का डिवीजन है, वह लास्ट में देखेंगे। ठीक है, स्टार्टिंग हम जब करेंगे तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट को लेकर के हम लोग पूरा स्टडी करेंगे। और जो तीसरे लेवल की गवर्नमेंट है इंडिया में, लोकल गवर्नमेंट जो है, ठीक है, तो उसके बारे में जो है हम लास्ट में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो वही चीज है कि फेडरलिज्म अगर हम वर्ड यूज कर रहे हैं तो फेडरलिज्म का मतलब कि 2 गवर्नमेंट मिनिमम, अगर एक है तो वह फेडरलिज्म नहीं है। केवल एक ही लेवल की गवर्नमेंट, मतलब केवल ओनली एंड ओनली सेंट्रल अथॉरिटी है, दैट इज नॉट फेडरलिज्म। फेडरलिज्म होने का सेंस यह है कि कम से कम 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट होने चाहिए और उसमें पावर का डिवीजन होना चाहिए। देन तो वह कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री, ट्रू डेमोक्रेटिक कंट्री है। अदरवाइज आप कहिए कि नहीं हम इलेक्शन हो रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है, बट अगर फेडरलिज्म नहीं है, मतलब पावर का डिवीजन 2 लेवल के गवर्नमेंट में अगर नहीं है, तो वह कहीं ना कहीं जो ट्रू डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट है उसमें वह कहीं ना कहीं वह कंट्री जो है फेल है। अगर फेडरलिज्म नहीं है, अगर उन्होंने पावर का डिवीजन 2 लेवल में गवर्नमेंट में मिनिमम 2 लेवल के गवर्नमेंट में नहीं किया है तो। ठीक है, तो वही है कि जो हम बता रहे थे आपको कि फेडरेशन हैज 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट। कितने? 2 लेवल, कम से कम 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट होना चाहिए, जिसमें पहला क्या, फर्स्ट क्या, 1 is the government for the entire country that is usually responsible for a few subject of common national interest। एक गवर्नमेंट जो होगी वह क्या होगी, 1 of the government for the entire country, पूरे कंट्री के लिए होगी। किसके लिए? एक पहली गवर्नमेंट जो होगी पहले, है ना, वर्टिकल में सबसे ऊपर वाला, तो वह क्या होगा, एक ऐसी गवर्नमेंट होगी, सेंट्रल अथॉरिटी होगी जो पूरे कंट्री के लिए होगी। ठीक है, और वह रिस्पांसिबल किसके लिए होगी, वह कुछ ऐसे सब्जेक्ट के लिए रिस्पांसिबल होगी, उसके रूल रेगुलेशन बनाने के लिए उस सब्जेक्ट पे, या काम करने के लिए उस सब्जेक्ट पे, जो कि पूरे नेशन के लिए नेसेसरी हो। समझ रहा है? जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट, एग्जांपल के तौर पे इंडिया में लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कोई रूल रेगुलेशन बनाती है तो क्या वह इंडिया के किसी एक पार्ट में वह इंप्लीमेंट होता है? नहीं। सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी बनाती है, रूल रेगुलेशन बनाती है या जो काम कर रही है, वह पूरे कंट्री के लिए, पूरे होल कंट्री के लिए कर रही है। जबकि इसके अलावा अगर स्टेट गवर्नमेंट है, फॉर एग्जांपल यूपी की गवर्नमेंट है, तो यूपी की गवर्नमेंट अगर कोई रूल रेगुलेशन बना रही है तो उसका इंप्लीमेंटेशन कहां तक होगा, जहां तक यूपी का एरिया है वहीं तक। तमिलनाडु में वह इंप्लीमेंट नहीं होगा, महाराष्ट्र में नहीं होगा, या महाराष्ट्र की गवर्नमेंट कोई रूल रेगुलेशन बनाए तो वह यूपी में लागू नहीं होगा।
ठीक है, बात समझ में आई। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट अगर कोई रूल रेगुलेशन बनाती है तो उसका इंप्लीमेंटेशन करती है, देन तो वो पूरे जो कंट्री है, पूरा होल कंट्री, उसमें इंप्लीमेंटेशन उसका होगा। इतनी तो बात क्लियर है कि अगर प्राइम मिनिस्टर जो सेंट्रल अथॉरिटी है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसका हेड है, प्राइम मिनिस्टर है, उसकी कैबिनेट है, पार्लियामेंट है, तो वहाँ से अगर कोई रूल रेगुलेशन बन रहा है तो वह क्या है, होल कंट्री को वो फॉलो करेगी, पूरी कंट्री उसको जो है फॉलो करेगी। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट अगर बनाती है तो वह केवल उसके स्टेट में। तो वही कि दूसरा, तो पहले पॉइंट में सेंट्रल अथॉरिटी की बात की। सेकंड में क्या है, एंड द सेकंड गवर्नमेंट, सेकंड लेवल की गवर्नमेंट जो है एट द लेवल ऑफ प्रोविनेंस आर स्टेट। कहीं कहीं देखिए प्रोविनेंस कहा जाता है ना, ये हमारे यहाँ जो है हम लोग स्टेट गवर्नमेंट कहते हैं, कहीं कहीं दूसरे कंट्रीज में उसको प्रोविनेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रोविनेंस भी कहते हैं, बट हमारे यहाँ आप लोग कॉमनली तौर पे क्या कहते हैं, स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट है। यूपी स्टेट, स्टेट के नाम पर यूपी है, उत्तर प्रदेश, बिहार है, झारखंड है, मध्य प्रदेश है, तमिलनाडु है, बिहार है, आंध्र प्रदेश, तमाम कंट्री 28 कंट्रीज, तो हम लोग स्टेट कहते हैं। तो जो सेकेंड लेवल की गवर्नमेंट है जिसे हम क्या कहते हैं, स्टेट गवर्नमेंट कहते हैं, दैट लुक आफ्टर मच ऑफ द डे टू डे एडमिनिस्ट्रेटिंग ऑफ दियर स्टेट। वह जो अपना एडमिनिस्ट्रेशन है, रूल रेगुलेशन है, वह जो है उसको उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन कहाँ पे, अपने स्टेट तक ही, केवल कहाँ तक, ओनली अपने स्टेट तक, उस स्टेट के बाहर नहीं। कि नहीं यूपी गवर्नमेंट है, वह कोई रूल रेगुलेशन बनाए तो वह बिहार में भी इंप्लीमेंट होगा, नहीं होगा। जो बनाएगी स्टेट गवर्नमेंट वह उसके स्टेट में, बिहार गवर्नमेंट जो रूल रेगुलेशन बनाएगी उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन होगा वह केवल बिहार तक ही इंप्लीमेंट होगा, वहीं के लोग केवल उस रूल रेगुलेशन को फॉलो करेंगे, यूपी या आंध्र प्रदेश के लोग उसको फॉलो नहीं करेंगे। ठीक है, बट सेंट्रल गवर्नमेंट जो बनाएगी उसको इंप्लीमेंटेशन सभी जगहों पर होगा, पूरे होल जो है पूरे कंट्री में होगा। इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फिर की फीचर ऑफ फेडरलिज्म। फेडरलिज्म का देखिए की फीचर क्या है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लास 10th में आप लोग हैं, बोर्ड के एग्जाम के लेवल से आप इसको पूरा पॉइंट टू पॉइंट पढ़िए और समझिए। 3 मार्क्स के क्वेश्चन में भी और 5 मार्क्स के क्वेश्चन में भी या लॉन्ग क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। तो ये पूरा जो मैं आपको किया हूं एक शॉर्ट नोट्स है जो आपको मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है, उसे आप समझिए। और जो यह पूरा जो स्लाइड बना हुआ है, जो पॉइंट्स मैंने लिख रखा है और उस पर आपसे डिस्कस कर रहे हैं, ये पूरा आपका पूरा क्या है, आपका नोट्स है। आप इसको आप नोट कर सकते हैं अपने नोटबुक पे और अपना प्रिपरेशन अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में पूछता है 3 मार्क्स के क्वेश्चन में भी और 5 मार्क्स के क्वेश्चन में भी कि व्हाट इज द की फीचर ऑफ फेडरलिज्म। तो आप क्या बताइएगा, पॉइंट टू पॉइंट बताइएगा। पहला पॉइंट, आइए बात करते हैं। पहला पॉइंट क्या करा, देयर आर 2 or more लेवल ऑफ आर टीयर ऑफ गवर्नमेंट। तो पहला पॉइंट यही है कि फेडरलिज्म क्या, कि कम से कम 2 या 2 से अधिक लेवल या टीयर की गवर्नमेंट है। ठीक है, 2 मिनिमम 2 या मोर देन 2 लेवल कहिए या टीयर्स कहिए, जो भी कह लीजिए, 2 टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट या 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट कहिए। तो 2 या मोर मतलब 2 से अधिक, जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया में 2 से अधिक, मोर देन 2 है, 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट है। तो पहला चीज ये आओ। दूसरा सेकंड पॉइंट पे आते हैं। डिफरेंट टीयर ऑफ गवर्नमेंट हैव देयर ओन ज्यूरिडिक्शन रिगार्डिंग लेजिस्लेशन, टैक्सेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन, है ना। डिफरेंट टीयर ऑफ गवर्नमेंट, यहां डिफरेंट टीयर मतलब स्टेट गवर्नमेंट, हम बताया आपको पहले ही कि 2 लेवल के गवर्नमेंट को लेकर चलेंगे। यहां पे समझने के लिए एक सेंट्रल गवर्नमेंट और दूसरा एक लेवल की गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। तो जो डिफरेंट लेवल की गवर्नमेंट है उनका अपना अपना ज्यूरिडिक्शन होता है। ज्यूरिडिक्शन मतलब अधिकार क्षेत्र, है ना। सेंट्रल गवर्नमेंट का अपना अधिकार क्षेत्र है, स्टेट गवर्नमेंट का अपना अधिकार क्षेत्र है, दोनों का अलग अलग अपना अधिकार क्षेत्र है। किसके रिगार्डिंग, लेजिस्लेशन, टैक्सेशन को लेकर के और एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर के। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट का भी और स्टेट गवर्नमेंट, दोनों गवर्नमेंट के अपने अपने अधिकार क्षेत्र हैं। ज्यूरिडिक्शन मतलब अधिकार क्षेत्र हैं। लेजिस्लेशन विधायिका को लेकर के,
टैक्स कलेक्शन को लेकर के और एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर के, दोनों के अपने अपने अलग अलग अधिकार क्षेत्र हैं। थर्ड पॉइंट, सेकंड पॉइंट आपको बताया, थर्ड पॉइंट पे आते हैं। कह रहा है कि द एक्सिस्टेंस एंड अथॉरिटी ऑफ ईस्ट ईयर ऑफ गवर्नमेंट इज कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटेड। ध्यान दीजिएगा, जो यह मैं बताया सेकंड पॉइंट में कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के अपने अपने अलग अलग ज्यूरिडिक्शन हैं, लेजिस्लेशन, टैक्सेशन और एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर के। और एक चीज और कि पावर का डिवीजन है, तो पावर का डिवीजन है, ठीक है। कैसे पता कि किसके पास कितनी पावर है, इनके पास या इनके पास कितनी पावर है, या ज्यूरिडिक्शन इनका स्टेट गवर्नमेंट का क्या है या सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या है, वह पूरा का पूरा एक्सप्लेन किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है, कि किसकी कितनी पावर है, किसका क्या ज्यूरिडिक्शन है, वह कॉन्स्टिट्यूशन में डिटेल एक्सप्लेन करके बताया गया है। और वही कह रहा है कि इनके पावर का जो डिवीजन है उस पे किसी प्रकार का डिस्प्यूट ना हो, उसकी गारंटी कौन देता है? कॉन्स्टिट्यूशन देता है। कौन देता है उसकी गारंटी? कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी देता है। वही चीज आपको बताया कि यह कॉन्स्टिट्यूएंटली जो है वह क्या है, गारंटीड है। ऐसा नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वह स्टेट गवर्नमेंट के पावर में इंटरफेयर करे, उसके ज्यूरिडिक्शन में इंटरफेयर करे, नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि उसकी गारंटेड जो है वह कौन है? वह कॉन्स्टिट्यूशन है। कॉन्स्टिट्यूशन में दोनों के ज्यूरिडिक्शन और पावर के डिवीजन को एक्सप्लेन किया गया है, बताया गया है कि कौन किस तरह से काम करेगा। ठीक है। चौथी बात, The changes in the fundamental provisions of the Constitution require the consent of both the level of government। ध्यान दीजिएगा, चौथा पॉइंट का क्या कह रहा है कि जो फंडामेंटल प्रोविजंस हैं, है ना, कॉन्स्टिट्यूशन में, आप लोग जैसा कि जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन बना है, कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल है उसमें अमेंडमेंट किया जा सकता है। बट क्या अमेंडमेंट करने का पावर केवल किसी एक गवर्नमेंट के पास है? क्या केवल सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वह कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर सकती है? तो ऐसा नहीं है, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वह दोनों लेवल की गवर्नमेंट के लिए बना है, स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी और सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए भी बना है। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन में यदि कोई फंडामेंटल प्रोविजन उसका जो है उसमें यदि कोई चेंज करना है, अमेंडमेंट करना है, तो दोनों लेवल की गवर्नमेंट उसके लिए एग्री होगी। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट भी और स्टेट गवर्नमेंट, जब दोनों लेवल की गवर्नमेंट उसके लिए एग्री होगी तभी जो है कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया जा सकता है। अदरवाइज केवल एक लेवल का वीडियो रुका हुआ है, 1 मिनट। आवाज जा रही है आप लोगों के पास? चल रहा है? ओके, ठीक है। हो सकता है नेट का थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम हो तो कभी कभी हो जाता है, 5-10 सेकंड का, उसके लिए घबराने वाली बात नहीं है। आगे कंटिन्यू करते हैं ना, आगे कंटिन्यू करते हैं। मैं बता रहा था कि जो फिर से समझ लीजिए, अगर थोड़ा सा रुका हुआ है, रुक गया हो, तो मैं ये बता रहा था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारे कंट्री का है उसमें अमेंडमेंट हो सकते हैं। पता है आप लोगों को ना, अमेंडमेंट होता है, चेंज हो सकते हैं, जो उसका फंडामेंटल है या जो उसमें आर्टिकल है उसमें चेंज हो सकता है। तो क्या यह चेंजिंग केवल वन टाइप के गवर्नमेंट, मतलब केवल सेंट्रल गवर्नमेंट कर देगी तो हो जाएगा? नहीं, स्टेट गवर्नमेंट भी उसमें इंटरफेयर करती है। या हम कह सकते हैं कि केवल एक लेवल की गवर्नमेंट के चाह जाने से कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट या चेंज नहीं हो सकता है, बल्कि दोनों लेवल की गवर्नमेंट का उसमें परमिशन होना या उनका इंटरफेयर होना जरूरी है। ठीक है, तभी बोथ लेवल ऑफ गवर्नमेंट की जो है उसमें परमिशन होना या उनका पार्टिसिपेट करना उसके अमेंडमेंट में तभी है। जैसे एक है कि फर्स्टली जो है अमेंडमेंट का जो ड्राफ्ट है
वह सेंट्रल अथॉरिटी के पास गया, सेंट्रल अथॉरिटी ने उसे पास कर दिया अमेंडमेंट का। देन तो वह स्टेट गवर्नमेंट के पास जाता है। स्टेट गवर्नमेंट जो है, जैसे अभी प्रेजेंट टाइम में 28 स्टेट है, तो 28 स्टेट के पास जाएगा। उसमें से आधे से अधिक स्टेट अगर उस अमेंडमेंट के फेवर में है तभी वह होगा अमेंडमेंट, अदरवाइज नहीं होगा। कहने का सेंस यह है कि केवल एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट जो है उसके चाहने से कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट नहीं हो सकता है। दोनों लेवल की गवर्नमेंट जब चाहेंगी तभी होगा। तो यह चौथा पॉइंट रहा। ठीक है, इसके आगे कुछ और पॉइंट्स हैं, हम लोग देखते हैं। फिफ्थ पॉइंट है। फिफ्थ पॉइंट क्या कह रहा है? फिफ्थ पॉइंट कह रहा है कि कोर्ट प्ले ए की रोल्स। ध्यान से दीजिएगा, यहां पे जो हम लोग पढ़ रहे हैं, चैप्टर पढ़ रहे हैं फेडरलिज्म, तो हम ये तय है कि एज ए डेमोक्रेटिक कंट्री के बारे में ही पढ़ रहे हैं, नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री के बारे में नहीं। जो नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री है वहां फेडरलिज्म का कोई मतलब ही नहीं है ही नहीं, है ना। तो फेडरलिज्म कहाँ, जो ट्रू डेमोक्रेटिक कंट्री है वहां फेडरलिज्म है। फॉर एग्जांपल इंडिया में फेडरलिज्म है, दैट इज ट्रू डेमोक्रेटिक कंट्री है। तो इस तरह की कंट्री में क्या होता है, डेमोक्रेटिक कंट्री जो ट्रू डेमोक्रेटिक कंट्री है, कि कोर्ट जो है, कोर्ट न्यायालय, हमारे कंट्री में सुप्रीम कोर्ट जो है वो सर्वोच्च न्यायालय, वह हायर अथॉरिटी है जुरिडिक्शन का। तो कोर्ट की यहां बात जब कर रहे हैं, मतलब हम सुप्रीम कोर्ट की बात करें कि कोर्ट का जो है रोल एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। किसके लिए? डिफरेंट लेवल की गवर्नमेंट के लिए, है ना। अपने जुरिडिक्शन और पावर के डिवीजन को लेकर के सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में कोई डिस्प्यूट ना हो। क्या कोई डिस्प्यूट ना हो? तो एक तो गारंटी मैंने पहले पॉइंट में बताया कि एक तो उसकी गारंटी कॉन्स्टिट्यूशन दे रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी यदि कोई डिस्प्यूट्स होता है तो उसमें एज ए जज की भूमिका कौन निभाता है? सुप्रीम कोर्ट। तो कोर्ट का रोल बड़ा अहम होता है कि दोनों लेवल की गवर्नमेंट में अपने पावर डिवीजन को लेकर के और अपने जुरिडिक्शन को लेकर के किसी भी प्रकार का कोई डिस्प्यूट या विवाद ना हो। समझ रहे हैं? तो अगर ऐसा होता भी है तो उसका जजमेंट कौन देता है कि एक्चुअल में जो कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है उसके अकॉर्डिंग किस सब्जेक्ट में किसका पावर है, स्टेट का यह है मैटर या सेंट्रल अथॉरिटी का मैटर है, कौन उसके लिए जो है रिकॉर्डिंग पावरफुल है या किसका जुरिडिक्शन है, तो वह तय कौन करेगा? वह एज ए डेमोक्रेटिक कंट्री में वह कोर्ट जो है इसका डिसीजन देती है। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि कोर्ट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, और हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट जो है प्ले द रोल ऑफ अंपायर का रोल। जैसे आप क्रिकेट देखते हैं तो क्रिकेट में जो है बॉलर जो है बॉल फेंका, बैट्समैन ने मारा, अब वो एलबीडब्ल्यू आउट है कि नहीं है, कि तो बैट्समैन कह दिया कि नहीं मैं आउट नहीं हूं, बॉलर करा नहीं आप आउट हो, डिस्प्यूट हुआ, बॉलर बोला कि आउट हो, बैट्समैन करा नहीं मैं आउट नहीं हूं, तो ये डिस्प्यूट हो गया। अब डिस्प्यूट हो गया तो इसका जजमेंट कौन करता है? तो अंपायर करता है। अंपायर कह दिया कि नहीं आउट नहीं है तो आउट नहीं है, अगर कह दिया कि आउट है तो आउट है। तो सुप्रीम कोर्ट का जो रोल है इसी तरह के अंपायर का है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के पावर के डिवीजन या जुरिडिक्शन के बीच में, वह अंपायर का रोल प्ले करता है। जो सुप्रीम कोर्ट कहेगा वह स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल अथॉरिटी को मानना पड़ता है। ठीक है, यह बात समझ में आई। इसके बाद 6 पॉइंट पे देखिए, सोर्स ऑफ रिवेन्यू की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? सोर्स ऑफ रिवेन्यू की बात कर रहे हैं। तो जरूरी है ना, क्योंकि गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट रन कर रही है, काम कर रही है। अमन जायसवाल सर मुंबई के, अरे यार आईपीएल वगैरह क्या फिर खरीद लेते हैं, खरीदना बेचना। अब मैं क्रिकेट की बात नहीं कर रहा हूं, एक एग्जाम्पल केवल दिया हूं, ये समझिएगा। क्रिकेट का जो मैं बैट्समैन बॉलर की अंपायर के वो एक एग्जाम्पल दिया हूं सुप्रीम कोर्ट के रोल के लिए। तो आप मुंबई इंडियंस, आरबीसी, ये सब का जो है कंपेयर जो है इस चैप्टर से आप इस तरह से नहीं कर सकते हैं ना। ठीक है, क्योंकि क्रिकेट की मैं बात ही नहीं कर रहा हूं, एक थोड़ा सा एग्जाम्पल केवल आपको बताएं। सोर्स ऑफ रिवेन्यू की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? सोर्स ऑफ रिवेन्यू की बात करें
तो सोर्स ऑफ रेवेन्यू गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट काम करती है, तमाम पब्लिक वेलफेयर का काम करती है और वो हमसे रेवेन्यू कलेक्ट करती है, टैक्स कलेक्ट करती है। तो टैक्स कलेक्ट कर रही है तो इसके लिए भी तो होगा कुछ कि भाई स्टेट गवर्नमेंट भी काम कर रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी काम कर रही है। तो स्टेट गवर्नमेंट का खर्च कैसे चलेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का खर्च, रिवेन्यू कौन कलेक्ट करेगा, कितना करेगा, कैसे करेगा। तो इन सब चीजों के लिए भी क्या है कि सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट आर क्लियरली मेंटेन, क्लियर मेंटेन है। और यह उसके जो फाइनेंशियल ऑटोनॉमी है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के, वो फाइनेंशियली ऑटोनॉमी जो है वो जो है इसको क्लियर मेंटेन कर देते हैं कि भाई सोर्स ऑफ रेवेन्यू जो है वह किसको कितना, जैसे अभी जीएसटी है, ठीक है। तो पहले था तमाम तरह के टैक्सेस लगते थे, तो तमाम तरह के टैक्सेस में कुछ टैक्स जो है स्टेट गवर्नमेंट लेती थी, कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट लेती थी, ठीक है। तो जीएसटी है, तो जैसे आप मान लीजिए कि किसी भी प्रोडक्ट पे या सर्विस पे आपने 12% जीएसटी दिया, कितने परसेंट, मान लीजिए कि आपने 12% जीएसटी दिया। अब 12% जीएसटी दिया तो इसमें 6% सी जीएसटी हो जाता है और 6% और क्या हो जाता है, एस जीएसटी हो जाता है। समझ रहे हैं, आपने देखा होगा लिखा हुआ या पढ़ा कहीं सब पढ़े होंगे कि 12% आपने जीएसटी दिया तो 12% में से आधा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है और आधा कहां चला गया, वह स्टेट गवर्नमेंट। सी मतलब सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एस मतलब स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, तो हाफ हाफ डिवाइड होकर के चला जाता है, ठीक है। तो ये तो जीएसटी आने से काफ़ी ये चीज़ें आसान हो गई हैं। इसके अलावा भी और बहुत सारी चीज़ें हैं कि जिसपे जीएसटी, जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, पेट्रोल हम लोग मोटर गाड़ी में भरवाते हैं, तो पेट्रोल वगैरह पे जो है जीएसटी नहीं लगता है इस तरह से। तो उसमें अपना सेंट्रल गवर्नमेंट अलग जो है चार्ज ले रही है, स्टेट गवर्नमेंट अपना अलग ले रही है। अब वो स्टेट के ऊपर वह कितना लेती है, सेंट्रल के ऊपर है वह कितना लेती है। तो ये सभी थोड़ा सा अलग सी चीज़ें हैं, लेकिन ये कि कहने का सेंस यह है कि जो टैक्स कलेक्शन है या सोर्स ऑफ रेवेन्यू है दोनों लेवल की गवर्नमेंट का, उसका डिवाइडेशन भी क्लियर है। जो फाइनेंशियल ऑटोनॉमी होते हैं स्टेट गवर्नमेंट के और सेंट्रल गवर्नमेंट के, वह जो है इसको क्लियर कर देते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट कितना लेगा, किन किन सर्विस या प्रोडक्ट पर लेगा टैक्स, वह क्लियर है दोनों का, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का। ठीक है, बात समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं 7th पॉइंट। 7th पॉइंट करा कि द फेडरल सिस्टम हैज ड्यूल ऑब्जेक्टिव दैट इज सो सेफगार्ड एंड प्रमोट यूनिटी ऑफ द कंट्री। ध्यान दीजिएगा इस पे। क्या बता रहे हैं आपको कि जो फेडरल सिस्टम, जिसके बारे में पढ़ते चले जा रहे हैं, फेडरल सिस्टम, आखिर फेडरल सिस्टम क्यों जरूरी है, ठीक है, या इसका क्या ऑब्जेक्टिव है। कह रहा कि ड्वेल ऑब्जेक्टिव है। ड्वेल मतलब दो, ड्वेल मतलब दो ऑब्जेक्टिव, इसके दो उद्देश्य है। टू सेफगार्ड एंड प्रमोट द यूनिटी ऑफ द कंट्री। ठीक है, फेडरल सिस्टम का ड्वेल मतलब दो ऑब्जेक्टिव है। एक सेफगार्ड मतलब सुरक्षा, सुरक्षित है ना, सुरक्षा। दूसरा प्रमोट यूनिटी ऑफ द कंट्री, कंट्री के यूनिटी को प्रमोट करना, है ना। एक सेंट्रल अथॉरिटी को तो समझिए, ऐसे सेंट्रल अथॉरिटी है तो एक सेंट्रल अथॉरिटी है सेफगार्ड, जो देश के अंदर या देश के बाहर से अगर हम असुरक्षित हैं तो सुरक्षा देने का काम जो है सेंट्रल अथॉरिटी कर रही है ऑल ओवर कंट्री को। लोकल लेवल पे भी अगर हम देखें, स्टेट लेवल पे जो सेकेंड लेवल ऑफ गवर्नमेंट है, तो वहां पे पुलिस प्रशासन है जो कि हमारे सुरक्षा करती है। ठीक है, दूसरे कंट्री को यूनाइट किए। देखिए इसमें एक चीज है कि एक हो करके भी हम बटे हुए हैं, एक हो करके भी एक सेंट्रल अथॉरिटी है, एक इंडिया है ना। इंडिया हम लोग कहते हैं, हम लोग इंडियन है, इंडिया एक कंट्री हमारा है, लेकिन उसके बावजूद भी हम थोड़े टुकड़ों में बटे हुए हैं। कैसे बटे हुए? स्टेट वाइज डिवाइड किए गए। तो स्टेट वाइज डिवाइड होने के बावजूद भी फेडरल सिस्टम है, तो हमारे अंदर क्या है, यूनिटी है। हम इसके बावजूद भी हम यूपी के, बिहार के, महाराष्ट्र के, केरल, गुजरात के नहीं, बल्कि हम लोग क्या हैं, इंडियन है। क्या है?
इंडियन है। तो एक यूनिटी यहाँ पे जनरेट हो रही है स्टेट वाइज डिवाइड होने के बावजूद भी एक यूनिटी जनरेट हो रही है हम लोगों के अंदर, और एक सुरक्षा जो सेफगार्ड है फेडरलिज्म होने की वजह से एक सुरक्षा जो है वह मिलता है कि हम जो है स्टेट वाइज है, स्टेट गवर्नमेंट तो है लेकिन इससे भी ऊपर एक सेंट्रल अथॉरिटी है। अगर हम यहाँ स्टेट लेवल से अगर असुरक्षा फील कर रहे हैं कि हम सेफ नहीं है तो एक सेंट्रल अथॉरिटी है, हम वहाँ अपील कर सकते हैं, हम वहाँ जा सकते हैं, उनसे कर सकते हैं, वहाँ से हमें जो है सुरक्षा मिलेगी। तो एक सुरक्षा की भावना और एक एकता की भावना, ये दोनों ऑब्जेक्टिव जो हैं वह फेडरल सिस्टम के हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे 8वां पॉइंट में क्या है, एट द सेम टाइम इट एकोमोडेटेड रीजनल डाइवर्सिटी। एन आइडियल फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट must have mutual trust and agreement to live together। ध्यान समझिएगा, बहुत अच्छी फिलॉसफी है यह, मतलब फिलॉसफी किसके रिगार्डिंग, फेडरल सिस्टम के रिगार्डिंग, कि सेम टाइम पर क्या है, एकोमोडेटेड रीजनल डाइवर्सिटी। एकोमोडेटेड रीजनल डाइवर्सिटी, रीजनल मतलब क्षेत्रीय डाइवर्सिटी होती है, क्षेत्रीय आधार पे। अब देखिए अगर स्टेट वाइज है तो उसमें भी क्या है, हम बहुत तरीके से अलग अलग डिवाइड हैं, बहुत अधिक डाइवर्सिटी है। अब जिस एग्जांपल के तौर पे एक स्टेट है यूपी, मान लीजिए यूपी है, तो यूपी में भी रीजनल डिवीजन है कि एक पूर्वांचल का एरिया है, एक बुंदेलखंड का एरिया है, एक वेस्टर्न यूपी का एरिया है, एक सेंट्रल यूपी का एरिया, इस तरह से करके तो रीजनल डिवीजन यहाँ पर है। ठीक है, लेकिन उसको एकोमोडेट मतलब इसको मिला करके एक साथ रखने का काम जो है वह कौन कर रहा है, वह फेडरलिज्म कर रहा है। तो ये तो मैं खैर यूपी की केवल बात बताया। अब पूरे होल कंट्री में देखिए, होल कंट्री में देखें तो बहुत अधिक फिर डाइवर्सिटी है, रीजनल डाइवर्सिटी है। आप लद्दाख जाइए, वहां का एक अलग डाइवर्सिटी है बिल्कुल। अब राजस्थान जाइए, जयपुर जैसलमेर जाइए, एक अलग डाइवर्सिटी, रीजनल डाइवर्सिटी वहां की है। गुजरात का अलग है, कच्छ का क्षेत्र जो है वहां का अलग है, तमिलनाडु का, केरल का, नॉर्थ ईस्ट में जाइए बिल्कुल आपको लगेगा कि नहीं हम इसी कंट्री के हैं। आप नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे लगेगा कि नहीं हम किसी और कंट्री में आ गए हैं, है ना। तो रीजनल डाइवर्सिटी जो है और कल्चरल डाइवर्सिटी जो है कंट्री की, वह क्या करता है, फेडरलिज्म क्या करता है, उसको एकोमोडेट मतलब एक साथ लेकर के चलने का काम करता है। और क्या करता है कि एन आइडियल फेडरल सिस्टम, आइडियल, अभी देखिए यहाँ पे आइडियल वर्ड यूज हुआ, आइडियल फेडरल सिस्टम, यानी कि केवल दिखावे का फेडरल सिस्टम हो, आइडियल फेडरल सिस्टम होना चाहिए, है ना। एक चीज होता है कि नहीं ये है फेडरल सिस्टम है, बट पावर शेयरिंग भी है, फेडरल सिस्टम है, लेकिन क्या दिखावे का, जैसे दिखावे का क्या, डेमोक्रेसी, पाकिस्तान कह रहा है कि हम डेमोक्रेसी हैं, है ना, कि चाइना कह रहा हम भी डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, बट डेमोक्रेटिक कंट्री हो कहां से भैया, वो तो दिखावे का केवल है ना। आइडियल डेमोक्रेटिक कंट्री तो हो नहीं आप, या तो चाइना का एग्जाम्पल लीजिए या तो पाकिस्तान का एग्जाम्पल लीजिए, जैसा कि आपको बता चुके हैं। तो कहने को तो ये भी कह रहे हैं ना कि हम डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, बट केवल दिखावे का, आइडियल नहीं है। तो वही चीज मैं यहाँ पे बता रहा हूं कि आइडियल फेडरल सिस्टम यदि है, केवल दिखावे का नहीं है, आइडियल फेडरल सिस्टम है, तो गवर्नमेंट मस्ट हैव म्यूचुअल ट्रस्ट एंड एग्रीमेंट टू लाइव टुगेदर। तो गवर्नमेंट मस्ट हैव म्यूचुअल ट्रस्ट, तो गवर्नमेंट इस चीज का विश्वास करती है, या गवर्नमेंट के ऊपर हमारा विश्वास होता है कि वह सभी को, चाहे वह स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, सभी को एक साथ लेकर के चलेगी, या सभी लोग एक साथ इस कंट्री में रह सकते हैं। और मैं पहले बताया कि हम लोग इंडिया की बात करें। अब ध्यान दीजिए, आफ्टर इंडिपेंडेंट जब हम रिपब्लिक हुए, इंडिया को एक फेडरल कंट्री बनाया गया, और उसमें क्या है, हम इस देश के अंदर बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, 135 करोड़ के नियर अबाउट है, और उसमें रीजनल डिवीजन है, लैंग्वेज का डिवीजन है, रिलीजन का डिवीजन है, कास्ट का डिवीजन है, कल्चर का डिवीजन है, सिविलाइजेशन है, अलग अलग रीजनल सिविलाइजेशन अलग अलग लोगों का है, हेरिटेज सबके अपने अलग अलग है, बहुत सारी डाइवर्सिटी है। लेकिन फिर भी क्या है, फेडरल सिस्टम होने की वजह से, ट्रू डेमोक्रेसी होने की वजह से सभी लोग एक साथ रहते हैं, और सबकी एक यूनिट आइडेंटिफाई है क्या, कि वी आर इंडियन। यह क्यों है, क्योंकि इंडिया में फेडरल सिस्टम है। अदरवाइज अगर फेडरल सिस्टम नहीं होता तो शायद
इतनी अधिक डाइवर्सिटी इस कंट्री के अंदर होने से क्या होता, ये कंट्री जो है कई पार्ट में, टुकड़ों टुकड़ों में डिवाइड हो सकती थी। जैसा कि बहुत सारे कंट्रीज का एग्जाम्पल है कि वह डिवाइड हो गए। बड़ा एग्जाम्पल यूएसएसआर का 1991 में 15 कंट्रियों में डिवाइड हो गया, एक साथ जोड़ करके नहीं रख पाए। लेकिन इंडिया में क्या है, सब एक साथ जुड़ करके हम लोग रहते हैं, एक साथ रहते हैं और अपनी आइडेंटिफिकेशन हम लोग क्या बताते हैं कि वी आर इंडियन। ठीक है, बात समझ में आई? ओके, तो यह जो टॉपिक आप पढ़ रहे थे वो क्या था, ध्यान दीजिएगा फिर से, की फीचर ऑफ फेडरलिज्म। जो यह 4 इस पे और 4 अगले स्लाइड पे पढ़े हैं हम लोग, वह क्या पढ़े हैं कि की फीचर ऑफ फेडरलिज्म क्या है। 4 और 4 इस स्लाइड पे 8 पॉइंट में हम लोगों ने इसको पढ़ा कि फीचर ऑफ फेडरलिज्म। आगे बढ़ते हैं, और फेडरेशन आर फॉर्म इन 2 वे। यह भी देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है कि फेडरेशन आर फॉर्म इन 2 वेज। यह जो मैप है, मैप आपका यह यूएसए का है, इसको बाद में ध्यान दीजिएगा, मैप पर पहले समझिए फिर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, फेडरेशन आर फॉर्म इन 2 वे, 2 वे में। एक कमिंग टुगेदर फेडरेशन, फेडरेशन जो है वह 2 तरीके में है, एक कमिंग टुगेदर फेडरेशन और दूसरा होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। ठीक है, तो हम पहले की बात कर रहे हैं कि कमिंग टुगेदर फेडरेशन क्या होता है। फेडरेशन में 2 तरीके के फेडरेशन, क्या कि कमिंग टुगेदर फेडरेशन क्या है, ध्यान दीजिएगा। स्टेट कम टुगेदर ऑन देयर ओन टू फॉर्म ए बिगर यूनिट एंड दे हैव इक्वल पावर एंड आर इक्वली स्ट्रांग। सेकेंड पॉइंट भी देख लीजिए फिर समझिए। दे आर कमिंग टुगेदर सो दैट बाई पूलिंग सेवर्निटी एंड रिटेनिंग आइडेंटिटी दे कैन इंक्रीज दियर सिक्योरिटी। एग्जाम्पल यूएसए का है, स्विट्जरलैंड का है और ऑस्ट्रेलिया का है। और जो मैप आपके सामने है वह किसका है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का मैप है। तो इसमें देखिए क्या है कि स्टेट कम टुगेदर, छोटे छोटे यूनिट जो हैं ढेर सारे, वह जुड़ करके एक बड़ा यूनिट बना लेते हैं। ठीक है, छोटे छोटे यूनिट मिल करके एक बड़ा यूनिट बना लेते हैं। किस लिए बना लेते हैं, करा ना, बिगर यूनिट में किस लिए, क्यों, और क्या रखते हैं, इक्वल पावर रखते हैं और इक्वली स्ट्रांग हो जाते हैं, वो अधिक पावरफुल हो जाते हैं, है ना, वो अधिक पावरफुल हो जाते हैं। सिक्योरिटी की बात है, उनकी सिक्योरिटी अधिक हो जाती है, उनकी आइडेंटिटी जो होती है वह अधिक हो जाती है। सेवर्जिनिटी जो है वह बढ़ जाती है। कैसे कि छोटे छोटे जब यूनिट है तो उनकी पहचान अलग अलग है ना। जैसे यूएसए का देखिए, यूएसए जो है यह 50 स्मॉल यूनिट में था, अलग अलग छोटे छोटे यूनिट में था। अब क्या किया, सब ने एक साथ मिल गए, क्या हुए, सब एक साथ में। जब छोटे छोटे यूनिट में डिवाइड था, सबकी आइडेंटिफिकेशन जो है वो अलग अलग था, सबकी पहचान क्या थी, अलग अलग थी। सिक्योरिटी के नाम पे कितना या पावरफुल के नाम पे कितना, क्या एक साथ जब जुड़ गए तो वो अधिक पावरफुल होंगे या छोटे छोटे यूनिट में रहेंगे तब होंगे। तो छोटे छोटे जब यूनिट में थे तो वो पावरलेस थे, लेकिन सब मिल गए तो मिल करके एक बिगर यूनिट बना लिए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। नाम से ही, नाम देखिए, अमेरिका नहीं है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, मतलब अमेरिका क्या है, यूनाइटेड स्टेट है। स्टेट जो है वह यूनाइट हुए हैं, एक हुए हैं। कितने स्टेट, 50 स्टेट। तो वह पहले छोटे छोटे यूनिट में थे, फिर जुड़ करके एक बिगर यूनिट बना लिए। अब वह क्या हो गए, वह अधिक पावरफुल हो गए। क्या हो गए, अधिक पावरफुल हो गए, वह अधिक सिक्योर हो गए, क्योंकि अब कोई बाहरी ताकत उनके ऊपर अटैक करेगी तो सब मिल करके उसका मुकाबला करेंगे। पावरफुल अधिक हो गए, सिक्योर अधिक हो गए, तो और वो अधिक तेजी के साथ जो है अपना डेवलपमेंट उन्होंने किया। और इसका बड़ा एग्जाम्पल जो है वह क्या है, यूएसए है ना। इसके अलावा स्विट्जरलैंड है,
और क्या है, ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया के देखिए कभी कभी हम लोग कॉन्टिनेंट के नाम से, कि स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट क्या है, ऑस्ट्रेलिया है, और एक कंट्री के नाम पर भी ऑस्ट्रेलिया को हम लोग जो है समझते हैं। तो क्या है आखिर ऑस्ट्रेलिया क्या है, कॉन्टिनेंट है या कंट्री है? तो एज ए कॉन्टिनेंट तो है, कॉन्टिनेंट तो है, बट एज ए कंट्री कैसे है, क्योंकि इसमें भी अलग अलग यूनिट थे, अलग अलग यूनिट थे, लेकिन उन सभी यूनिट ने मिल करके एज ए फेडरलिज्म इसको समझिएगा, कमिंग टुगेदर, टुगेदर मतलब कमिंग टुगेदर मतलब एक साथ आ गए, एक साथ आ गए। तो एक कॉन्टिनेंट ऑस्ट्रेलिया है, उसमें अलग अलग यूनिट थे, समझिए कि अलग अलग कंट्री थे। अब उन सब ने मिलकर के एक यूनिट बना लिया। तो जब एक यूनिट बना लिया तो एज ए इसमें इस आधार पे क्या हम कहेंगे उसको, एक कंट्री होगा, यूनाइट कंट्री हो गया, कमिंग टुगेदर वे हो गए, ठीक है, और अधिक पावरफुल हो गए। अब सब मिल करके काम कर रहे हैं अपने कंट्री के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे हैं, तो अधिक उन कंट्री का डेवलपमेंट हुआ और पावरफुल भी अधिक हो गए। एग्जाम्पल के तौर पे अमेरिका देखिए कितना पावरफुल हो गया यूनाइट होकर के, और स्विट्जरलैंड का एग्जाम्पल आपके पास है, ठीक है। तो यही चीज है, ठीक है, कमिंग टुगेदर में। और होल्डिंग टुगेदर में क्या है, होल्डिंग टुगेदर का सबसे बड़ा एग्जांपल आपका इंडिया को ही लेकर के हम चलेंगे, लेकिन इंडिया के अलावा स्पेन भी इसका एग्जांपल है, बेल्जियम भी इसका एग्जांपल है। और बेल्जियम का एग्जांपल जो है हम लोग पूरा डिटेल जो है पावर शेयरिंग वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, ठीक है। इंडिया का एग्जाम्पल, तो इंडिया का एग्जाम्पल है तो इंडिया के बारे में बहुत सारा चीजें आप जानते हैं। इंडिया का यह मैप देखिए 2020 का यह मैप है। तो इसमें होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में होता क्या है समझ रहे हैं, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में होता क्या है। तो यहां क्या होता है कि ये लार्ज कंट्री, ये लार्ज कंट्री, अब देखिए इंडिया एक लार्ज कंट्री है, एक सेंट्रल अथॉरिटी है, एक बड़ी कंट्री है, एक बड़ा यूनिट है। अब वह बेटर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए वह पावर में डिवाइड हो जाती है, ठीक है, वो पावर में डिवाइड हो जाती है स्टेट गवर्नमेंट और नेशनल या सेंट्रल गवर्नमेंट में डिवाइड, ठीक है। ऐसा क्यों यह करती है, देखिए कमिंग टुगेदर में क्या था, छोटे छोटे यूनिट थे, जुड़ करके बड़ा यूनिट बना लिए। अब ये ऑलरेडी बड़ा यूनिट है, ठीक है, एक अथॉरिटी है, सेंट्रल अथॉरिटी है उसके लिए, लेकिन एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, ठीक है, और रीजनल डाइवर्सिटी को सिक्योर करने के लिए क्या किया इन्होंने, छोटे छोटे पार्ट में इसको डिवाइड किया। एक पूरा कंट्री है, ये पूरा एक बड़ा कंट्री है नो डाउट। अब इसमें अच्छे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने जम्मू कश्मीर कर दिया, लद्दाख कर दिया, पंजाब कर दिया, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ठीक है, हरियाणा कर दिया, दिल्ली है, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, झारखंड, है ना, यह हो गया आपका, उड़ीसा हो गया, तो इसे गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, आंध्र कर्नाटक हो गया, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र, नॉर्थ ईस्ट का यह वाला हिस्सा। तो कितने पार्ट में इसको डिवाइड कर लिया, 28 और 7 नहीं, अब कितने हो गए, 9 यूनियन टेरिटरीज, है ना। ये आर्टिकल 370 और 35A खत्म होने के बाद यह जम्मू कश्मीर जो है वह स्टेट खत्म हो गया। तो स्टेट तो 29 हम लोग पढ़ते थे पहले, तो 28 हो गए और 2 यूनियन टेरिटरीज बढ़ गए, तो 7 थे, तो अब कितने हो गए, 9 हो गए। तो इतने जो स्टेट वाइज हमने इसको छोटे छोटे, एक बड़ा यूनिट था, इसको छोटे छोटे यूनिट में हमने इसको डिवाइड कर दिया। क्यों, एक बेटर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो है इसको डिवाइड कर दिया। तो एग्जांपल के तौर पे इंडिया का एग्जांपल है, उसका मैप है आपके सामने, इस तरह से देखिए 28 स्टेट और 9 यूनियन टेरिटरीज में हमने इसको डिवाइड कर लिया। तो दूसरे तरह का जो फेडरेशन है उसको क्या कहते हैं, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। एक नंबर के क्वेश्चन में भी पूछता है, इसमें आपको एग्जाम्पल पूछ देगा कि होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन या कमिंग टुगेदर फेडरेशन का एग्जाम्पल बताइए, तो आप दो एग्जाम्पल जो है एग्जाम में दे सकते हैं। होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में इंडिया और बेल्जियम का एग्जाम्पल दे दीजिए, कमिंग टुगेदर फेडरेशन में यूएसए और ऑस्ट्रेलिया या स्विट्जरलैंड, 3 कंट्रीज में से किसी एक कंट्री का आप एग्जाम्पल दे दीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, फेडरल सिस्टम वर्सेस यूनिटरी सिस्टम, फेडरल सिस्टम वर्सेस यूनिटरी सिस्टम। ध्यान दीजिएगा, फेडरल सिस्टम जिसमें पावर का डिवीजन है, कैसा डिवीजन, वर्टिकल डिवीजन है। यूनिटरी सिस्टम मतलब एकात्मक, फेडरल सिस्टम मींस क्या, एकात्मक मतलब एक, वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट,
फेडरल में पावर का डिवीजन है, देयर आर टू और मोर देन टू लेवल ऑफ गवर्नमेंट, बट यूनिटरी में क्या है, ओनली वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट जो सेंट्रल अथॉरिटी है। तो दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं, है ना, दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं या दोनों क्या चीजें हैं। द लेवल ऑफ फेडरल गवर्नमेंट्स enjoy their power independent of each other। द लेवल ऑफ फेडरल गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट जो है उसमें जो लेवल है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का, तो दोनों तरह की गवर्नमेंट जो है वह अपने पावर का एंजॉय क्या करते हैं, इंडिपेंडेंट वे में करते हैं, स्वतंत्रता पूर्वक अपने जो पावर है, जुरिडिक्शन है, उसका जो है यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि एक चीज है, दो चीजें हैं, एक तो यह कॉन्स्टिट्यूएंट गारंटेड है और दूसरा एज ए अंपायर का रोल जो है वह सुप्रीम कोर्ट निभा रहा है। तो कहीं कोई डिस्प्यूट नहीं है, तो दोनों आपके अपने पावर और जुरिडिक्शन डिवाइड है, दोनों इंडिपेंडेंट वे में अपने पावर का जो डिवाइड किया गया पावर उसका एंजॉय करते हैं। ठीक है, दूसरी बात में क्या है, इन दिस सेंस फेडरेशन आर कंस्ट्रक्ट विथ यूनिटरी गवर्नमेंट। कंस्ट्रक्ट मतलब विरोधाभास, इसका मतलब क्या है, विरोधाभास, विरोधाभास है फेडरेशन में और यूनिटरी में। क्यों? क्योंकि फेडरेशन में पावर का डिवीजन है और यूनिटरी में पावर का डिवीजन नहीं है, तो दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, अपोजिट हो गए, कॉन्स्ट्रांट क्या कंस्ट्रक्ट हो गए, विरोधाभास दोनों में हो गया, अलग अलग है, अपोजिट है, ठीक है। क्योंकि वहां एक यूनिटरी सिस्टम में ओनली वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट है और फेडरेशन में क्या है, देयर आर टू आर मोर देन टू लेवल ऑफ गवर्नमेंट है। ठीक है, अंडर द यूनिटरी सिस्टम आइदर देयर इज ओनली वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट आर द सब यूनिट आर सबऑर्डिनेट टू सेंट्रल गवर्नमेंट। देखिएगा, अब ये यूनिटरी सिस्टम में देख लीजिए, एक तो होता है कि ओनली वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट होगी, जैसा कि मैं बताया आपको, यूनिटरी सिस्टम में क्या होगा कि ओनली वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट होगा। ठीक है, या तो होगा तो क्या होगा कि सब यूनिट आर सबऑर्डिनेट। जो छोटे यूनिट में अगर डिवाइड करते भी हैं तो जो छोटे यूनिट होंगे, स्मॉल यूनिट होंगे, जस्ट लाइक फेडरेशन की तरह वह शो करने का कोशिश करेंगे, बट होता क्या है, वह सबऑर्डिनेट होते हैं। सबऑर्डिनेट मतलब सेंट्रल अथॉरिटी के अंडर में काम करते हैं, इंडिपेंडेंट वे में पावर का अपने एंजॉय नहीं करते हैं, जैसा कि फेडरल सिस्टम में होता है। बात समझ में आई क्या? कि यूनिटरी सिस्टम में या तो ओनली वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट होती है या वह उसमें सेकेंड लेवल ऑफ गवर्नमेंट करने का मतलब उसको सब यूनिट में डिवाइड करते भी हैं, तो वह जो सब यूनिट होते हैं वह क्या होते हैं, वह सेंट्रल अथॉरिटी के सबऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट मतलब उनके अधीन होकर के काम करते हैं। जो सेंट्रल अथॉरिटी कहेगी वहीं जो है सब यूनिट जो है, जो सबऑर्डिनेट है वह करेंगे और बिल्कुल वैसा ही करेंगे। तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट वे में अपने पावर का एंजॉय जो है यूनिटरी मेथड में जो यूनिट में डिवाइड है वह नहीं करते हैं, जबकि फेडरल सिस्टम में क्या है, दोनों के पावर अपने अलग अलग डिवाइड हैं, गारंटेड है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा वह जो है इनके डिस्प्यूट को एज ए एम्पायर वह जो है सॉल्व करता है। तो दोनों अपने पावर का एंजॉय करते हैं, बट यूनिटरी मेथड में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, इसके अलावा इन यूनिटरी सिस्टम द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन पास एन ऑर्डर टू द प्रोविंशियल और लोकल गवर्नमेंट। यूनिटरी सिस्टम में क्या है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वह कर सकती है, क्या कर सकती है, पास एन ऑर्डर टू द प्रोविंशियल और लोकल गवर्नमेंट। जो लोकल गवर्नमेंट या जो सब यूनिट है उसको ऑर्डर पास कर सकते, उसको ऑर्डर देते हैं वो अपने मन से, या लोकल गवर्नमेंट या सब यूनिट जो है वह अपने से, उनके पास कोई पावर नहीं है, वो अपने से कुछ नहीं कर सकते। तो सेंट्रल गवर्नमेंट उनको ऑर्डर दे सकती है, ऑर्डर देती है, जो ऑर्डर देती है उसी ऑर्डर को वह सब यूनिट फॉलो करते हैं यूनिटरी सिस्टम में और उसी के रिगार्डिंग जो है वह काम करते हैं। ठीक है, जबकि फेडरल सिस्टम में ऐसा नहीं होता है। वही कह रहा है कि फेडरल सिस्टम द सेंट्रल गवर्नमेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, कैन नॉट पास द ऑर्डर टू द स्टेट गवर्नमेंट। यहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को ऑर्डर नहीं दे सकती है कि नहीं ऑर्डर दे स्टेट गवर्नमेंट को तुम ऐसा करो और स्टेट गवर्नमेंट वैसा करेगी। क्यों वैसा नहीं करेगी? क्यों नहीं करेगी? क्योंकि उसके अपने पास पावर है,
जो पावर उसको दिया गया अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, जो जुरिडिक्शन उसको मिला उसके अकॉर्डिंग ना वह काम करेगी कि वह सेंट्रल गवर्नमेंट के पावर को फॉलो करेगी, नहीं। तो फेडरल सिस्टम में ऐसा नहीं होता है, बट यूनिटरी सिस्टम में ऐसा ही होता है। ठीक है। द स्टेट गवर्नमेंट हैज पावर्स ऑफ इट्स ओन फॉर विच इट इज नॉट आंसरेबल टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। ध्यान दीजिएगा, ये फेडरल सिस्टम की बात कर रहा हूं मैं। जो लास्ट पॉइंट यहां पे आप देख रहे हैं कि स्टेट गवर्नमेंट हैज पावर ऑफ इट्स ओन, स्टेट गवर्नमेंट के पास अपना खुद का पावर है, फॉर विच इट इज नॉट आंसरेबल, और यह सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए आंसरेबल नहीं है। जो उसके पास पावर है उस पावर के अकॉर्डिंग वह काम कर रही है, रूल रेगुलेशन बना रही है, एडमिनिस्ट्रेशन कर रही है। कौन? स्टेट गवर्नमेंट। और वह उसके लिए आंसरेबल सेंट्रल गवर्नमेंट के पास नहीं है कि नहीं वो जवाबदेही उसका सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हो। सेंट्रल गवर्नमेंट जो काम कर रही है उसकी जवाबदेही स्टेट गवर्नमेंट के लिए नहीं है उसकी, और स्टेट गवर्नमेंट जो काम करे उसकी जवाबदेही या आंसरेबल वह सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए नहीं है। बट दोनों लेवल के गवर्नमेंट जो हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, दोनों लेवल के गवर्नमेंट जो है वह आंसरेबल किसके प्रति हैं? वह उस कंट्री के सिटीजन्स के प्रति हैं। बट बोथ द गवर्नमेंट आर सेपरेटली आंसरेबल टू द पीपल, है ना। वह लोगों के प्रति आंसरेबल हैं, क्योंकि लोग जो पीपल हैं इंडिया के, उन्होंने ही तो उनको इलेक्ट किया है, चाहे वह सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो। इलेक्ट किसने किया? पीपल ऑफ इंडिया ने किया। तो स्टेट गवर्नमेंट अपने स्टेट के लोगों के प्रति आंसरेबल है, और सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे कंट्री के लोगों के प्रति आंसरेबल हुआ है। लेकिन दोनों स्टेट एक दूसरे के प्रति आंसरेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि पावर का डिवीजन दोनों का अपना कर दिया गया है, अपने अपने पावर के रिगार्डिंग जो है वह काम करते हैं। बात समझ में आ गई? ठीक है। अब इसमें देखिए जो है नया टॉपिक स्टार्ट करना है। इंडिया इज ए फेडरल कंट्री, बट यह जो है अभी आपको आज नहीं, आज जो है इतना आपको जो पढ़ाए हैं इतना ही। आगे के लेक्चर में हम देखेंगे कि इंडिया एक फेडरल कंट्री है, तो हम कहेंगे हाँ है, अभी तक तो मैं बताना है। तो कैसे आप जज करेंगे या कैसे आप बताएंगे किसी को कि इंडिया फेडरल कंट्री है और एक आइडियल फेडरल कंट्री है, कैसे बताएंगे? तो इसके बारे में डिस्कस जो है अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज जितना आपको बताए हैं, जितना पढ़ाए हैं उसको आप समझिए, उसका नोट्स तैयार करिए। कोई डाउट्स अगर है तो आप ऐप के थ्रू जा करके क्वेश्चन पुटअप करिए, भेजिए, उसका जो भी प्रॉब्लम आपके रहेंगे उसका सलूशन आपको किया जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू, बाय बाय।